हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज की हमारी जो क्लास है वो हमारे पिछले वीडियो से पूरी तरह से रिलेटेड है। अगर आप हमारे पिछले वीडियोस जो कि प्रकाश से संबंधित है उसको पूरा विजिट किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि प्रकाश की क्या है, उसमें परिभाषा एंड उसकी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ आपको उसमें पता चल गई होंगी। आज के वीडियोज़ में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, परावर्तन की अगर हम बात करें तो जहाँ पर भी हमें किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रतिबिंब नज़र आता है तो वो घटना परावर्तन पर ही आधारित होती है। देखते हैं क्या बोलती है इसकी डेफिनेशन। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कोई प्रकाश का पुंज आकर और उसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे बहुत अच्छी तरह से इस डायग्राम में दर्शाया गया है। यहाँ पर एक मिरर है और इंसिडेंट रे इसमें पड़ रही है, अर्थात यहाँ पर एक प्रकाश किरण इस मिरर पर पड़ती है और इसी माध्यम में अर्थात जिस ओर से प्रकाश किरण आ रही है उसी ओर वापस लौट जाती है रिफ्लेक्टेड रे बनकर। तो इस पूरी घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें देखिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये आपका इंसिडेंट रे, दूसरा है आपका रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे अर्थात आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे अर्थात परावर्तित किरण। और इस बीच में जो आपको डैश डैश करके लाइन दी हुई है इसे हम कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल। तो ये 3 चीज़ों जब जब आप देख लेते हैं तो देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है जिसे हमने आई से डिनोट किया है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतित कोण। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एक एंगल बन रहा है जिसे हमने आर से डिनोट किया है इसे हम कहते हैं परावर्तित कोण या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आई होप आपको ये परावर्तन की जो पूरी घटना है किस तरह से होती है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं कि यहाँ पर जो आई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई यहाँ पर आपतन कोण है और आर परावर्तन कोण है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परावर्तन क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो निश्चित दिशा में परावर्तित भी हो जाती हैं और इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि जब कोई किरण समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो एक निश्चित दिशा में ही परावर्तित, मतलब कि जिस दिशा से आ रही है और उसके ठीक विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है तो इसे हम एक नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें जो हमारा समतल पृष्ठ होता है ये समतल होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई किरण समतल पृष्ठ पर टकराएगी तो वो एक नियमित तरीके से वापस भी उसी माध्यम में लौट जाएगी और इसे ही हम नियमित परावर्तन कहेंगे। इसका दूसरा है विसरित परावर्तन, अर्थात जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ तल पर, देखिए यहाँ पर समतल पृष्ठ था और विसरित परावर्तन में खुरदुरा पृष्ठ या तल होता है, इस पर आपतित होती हैं तो भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं जिसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, विसरित परावर्तन में क्या होता है कि कोई प्रकाश पुंज एक खुरदुरे से पृष्ठ तल पर आपतित आती हैं तो वो किसी एक दिशा में ना जाकर अन्य किसी भी दिशाओं में परावर्तित होने लगती है, अर्थात उनका जो माध्यम होता है सेम रहता है लेकिन दिशा परिवर्तन हो जाता है। जितनी किरणें होंगी वो अलग ही किसी किसी दिशा में परावर्तित होती हैं। तो यहाँ पर एक नियमित परावर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन। तो परावर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं कि परावर्तन होने के लिए कौन कौन से नियम आवश्यक हैं। पहला है इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। कहने का मतलब है अगर ये तल है पृष्ठ तल तो इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है ये तीनों आपके एक ही तल में स्थित होते हैं या फिर कहना चाहिए एक ही माध्यम में स्थित होते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है आपतन कोण, जिसे हमने आई से डिनोट किया था, और परावर्तन कोण आर का मान सदैव समान होता है, मतलब कि आई इज इक्वल टू ऑलवेज आर। आई की जो वैल्यू हमेशा आर के
बराबर होती है। इन दोनों का एंगल हमेशा सेम होता है। तीसरा है इसमें परावर्तित किरण की आवृत्ति व चाल सदैव समान होती है। कहने का मतलब है जो भी किरण प्रकाश पुंज एक समतल सतह पर टकराती है तो उसकी आवृत्ति और जो चाल होती है वह हमेशा एक जैसी होती है। यहाँ परावर्तन से रिलेटेड एक नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दर्पण। जी हाँ दोस्तों, अगर हम समतल पृष्ठ पर परावर्तन की क्रिया को समझ रहे हैं तो उसके लिए हमें दर्पण को समझना भी बहुत आवश्यक है। चलिए देखते हैं दर्पण क्या होता है। कांच की एक पट्टी की एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो इसे हम दर्पण कहते हैं। अर्थात अगर हम एक कांच की पट्टी लेकर उसकी एक होती है परावर्तक सतह और उसके दूसरी ओर हम किसी चीज़ का लेप लगा देते हैं। अर्थात जनरली हम इसमें जो आईना होता है, मिरर होता है, वो एक दर्पण का बहुत अच्छा उदाहरण है। मिरर को ही हम दर्पण कह रहे हैं इंग्लिश में। तो इसकी एक तरफ परावर्तक सतह होती है और दूसरी तरफ आवर्तक सतह होती है। इसमें हमें दूसरी तरफ चांदी का या पारे का लेप, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि दर्पण की दूसरी तरफ किस पदार्थ की पॉलिश की जाती है। तो दर्पण के दूसरी तरफ हम जो है पारे की अथवा चांदी की पॉलिश की जाती है तो इसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। चलिए देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। कांच की एक समतल पट्टिका के एक सतह पर परावर्तक पदार्थ चांदी, निकेल और पारे, यहाँ पे भी हम मेंशन कर सकते हैं, चांदी, निकेल तथा पारे की पॉलिश कर दी जाती है तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पिक्चर में दिखाया गया है समतल दर्पण पर किस तरह से ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये मिरर है बीच में। यहाँ पर ये जो आपतित किरण है वो इस मिरर से टकराते हुए परावर्तित होती हुई जाती है और इसका जो प्रतिबिंब है दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से दर्पण की चिकनी सतह है ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और यहाँ पर इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण का गोलीय दर्पण। कांच के खोखले गोले के एक भाग की एक सतह पर एक परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। पहला है इसमें अवतल दर्पण के बारे में देख लेते हैं। कांच के खोखले गोले के एक भाग की एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण का आरेखीय निरूपण किया गया है। ये सामने का भाग है जहाँ से परावर्तक पृष्ठ है, ये पॉलिश किया हुआ भाग पिछला भाग है। देखिए दोस्तों, जो अवतल दर्पण है उसमें उभरी हुई या फिर पिछले भाग में पॉलिश की जाती है और ठीक इसके अपोजिट उत्तल दर्पण में अंदर भीतरी भाग में पॉलिश की जाती है। यहाँ पर ही पिछले भाग में पॉलिश की हुई है और सामने का भाग ये जो परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है और ये पिछला भाग है जहाँ पर पॉलिश की जाती है। तो ये अवतल दर्पण का उदाहरण है। इसमें दूसरा टाइप होता है उत्तल दर्पण। कांच के खोखले गोले के एक भाग के भीतरी सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये उत्तल दर्पण का आरेखीय निरूपण है जिसमें पॉलिश किया हुआ भाग अंदर की तरफ होता है और परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है। यही उत्तल दर्पण का उदाहरण है। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला है वक्रता केंद्र क्या होता है, देखते हैं। यदि गोली दर्पण को खोखला गोला मान लिया जाए गोलीय दर्पण को खोखला गोला मान लिया जाए तो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से डिनोट किया जाता है। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र के परावर्तक तल के मध्य दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम R से डिनोट करते हैं। तीसरा है मुख्य अक्ष। वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र से हुई ध्रुव बिंदु तक जाती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। चौथा है हमारे पास पॉइंट ध्रुव बिंदु। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव बिंदु कहते हैं और इसे हम P से डिनोट करते हैं। फिफ्थ है हमारा फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं और इसे हम F से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फोकस दूरी का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, F = x/2
2। ये क्वेश्चन एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं F=x/2। द्वारक क्या कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के समानांतर व्यास को हम द्वारक कहते हैं। आइए जानते हैं अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। गाड़ियों में अग्रद्वीप या हेडलाइट जिसे हम कहते हैं, टॉर्च आदियों में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरणों का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज अवतल दर्पण में बनाया जाता है। और इससे क्या होता है कि अवतल दर्पण में हमें जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब से थोड़ा बड़ा प्राप्त होता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम गाड़ियों की हेडलाइट आदि और सर्च लाइट आदि में करते हैं। कुछ शेविंग दर्पणों में चेहरे का प्रतिबिंब बड़ा बनाकर देखने में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। जो भी हम शेविंग करने के लिए आईना का यूज़ करते हैं उसमें अवतल दर्पण यूज़ होता है। दंत चिकित्सक दांतों का प्रतिबिंब बड़ा देखने में इसका उपयोग करते हैं। सौर कुकर में प्रकाश की किरणों के द्वीप करने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है, अर्थात सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं। गाड़ियों में साइड कांच पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी वाली गाड़ी का स्पष्ट व पूरा प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे। सुरक्षा की दृष्टि से एटीएम मशीनों में भी इनका उपयोग किया जाता है, ताकि एटीएम पर खड़े व्यक्ति को पीछे खड़े व्यक्ति की क्रियाविधि दिखाई दे सके। फोकस दूरी याद करने के लिए सूत्र है हमारे पास। ये जो फॉर्मूला है ये उत्तल दर्पण और अवतल दोनों में ही फोकस दूरी के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये फॉर्मूला है I/V + I/U + I/F। यहाँ पर जो U है वो वस्तु की दर्पण से दूरी को डिनोट कर रहा है, V प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी को डिनोट करता है और F दर्पण की फोकस से दूरी को डिनोट करता है। इसके अलावा अभी जो हमने ऊपर एक फॉर्मूला देखा था, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन में 2, ये दोनों फार्मूले आपको बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल इसके बहुत ही इजी आते हैं। अगर आपको ये फार्मूला पता हो आप इजीली इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं दर्पण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यदि कोई व्यक्ति V चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे प्रतिबिंब 2V चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से न्यूमेरिकल ही बनता है कि यदि कोई व्यक्ति V चाल से सपोज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसका प्रतिबिंब उसकी तरफ कितना किलोमीटर क्या कितनी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो हमें ये हमेशा डबल या दोगुना चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शीशे के पीछे चांदी या पारे की सतह परावर्तक सतह का कार्य करती है। हमारा थर्ड पॉइंट है, समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार वस्तु के आकार का कम से कम आधा होना आवश्यक है। मतलब कि यदि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो उसके लिए जो दर्पण की साइज़ है वो हमारे साइज़ के कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि दो समतल दर्पण 0 डिग्री कोण पर रुके हैं तो उनके मध्य रखी वस्तु के बनाए हुए कुल प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है वो 360 डिग्री अपॉन में जो 0 डिग्री हमारे ऊपर है और माइनस में 1 चलता है। ये एक फार्मूला है कुल प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए। यहाँ पर अगर दो समतल दर्पण 0 डिग्री पर रुके हुए हैं तो अपॉन में 0 आएगा, या फिर जितने डिग्रीज में रुके हुए हैं वो डिग्री नीचे आएगी। इस प्रकार समकोण पर अगर दो दर्पण झुके हुए हैं तो उनके मध्य वस्तुओं द्वारा बने प्रतिबिंब 3 प्रतिबिंब बनते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर समकोण पर 2 दर्पण हैं तो उनके बीच 3 प्रतिबिंब बनेंगे। वहीं अगर समांतर दर्पण रखे हुए तो उनके बीच जो रखी वस्तु है उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पहला तो ये कि अगर कोई डिग्री कोण आपको बता दिया जाएगा कि 2 समतल दर्पण इस डिग्री पर झुके हुए हैं तो उसके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दूसरा है कि अगर 2 दर्पण समकोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच 3 प्रतिबिंब बनते हैं। और तीसरा, यदि समांतर पर रखे हुए हैं तो उनके बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और बनाने में उपयोग किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहला जो है बहुरूपदर्शी या फिर इसे कहते हैं हम कैलिडोस्कोप, इसको बनाने में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कैलिडोस्कोप में क्या होता है देख लेते हैं। इसमें समान लंबाई व समान चौड़ाई के 3 दर्पण होते हैं जो कि 60 डिग्री कोण पर बनाकर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें 3 दर्पण होते हैं और वो तीनों आपस में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए सेट होते हैं। दूसरा इसका यूज़ होता है परिदर्शी या फिर पेरिस्कोप बनाने में। इसमें 2 समतल दर्पण होते हैं, यहाँ पर 3 दर्पण होते हैं और यहाँ पर 2 समतल दर्पण होते हैं जो कि आपस में 45 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। इसके अलावा युद्ध के जो समय जो बंकर में छिपे हुए सैनिक हैं उन्हें दुश्मनों को देखने के लिए भी हम पेरिस्कोप का ही यूज़ करते हैं।
यहाँ पर पेरिस्कोप का ही यूज़ किया जाता है, पनडुब्बियों में भी पेरिस्कोप का ही यूज़ किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।